नमस्कार, मैं हूं आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा बहुचर्चित साप्ताहिक कार्यक्रम आमने सामने। आमने सामने में हम अक्सर कई मुद्दों को उजागर करते रहते हैं और कई जो लोग हैं उनको यहाँ पर बुलाते हैं। उनमें राजनेता भी शामिल होते हैं, समाज सेवी संस्था के लोग भी शामिल होते हैं। लेकिन आज जिस मुद्दे को लेकर मैं बात करने जा रहा हूँ उससे पहले मैं आपको रूबरू करवा दूँ। केंद्र सरकार ने डोमिसाइल एक्ट लागू कर दिया है जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो शहर में जगह जगह क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए, जिसका विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। और उसके साथ केंद्र सरकार ने लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की राशि जो है मजदूरों या गरीब तबकों के लिए दी है, जो कि लोन के माध्यम से ली जा सकती है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे और आपके सामने इन मुद्दों का विश्लेषण भी करेंगे। और इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं पैंथर्स पार्टी के राज्य प्रधान व पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया जी। मनकोटिया जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करना चाहूँगा जो मुद्दा शहर में छाया हुआ है, जैसे कि क्वारंटाइन सेंटर शहर में बनाए जा रहे हैं, उसका विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। एक जगह तो आप भी मौजूद थे जहां आपको लोगों से मिलने पर आपत्ति जताई गई, जिसमें आपने कहा था कि पीएसए लगाने की बात कही जा रही है अगर कोई ऐसा करता है। तो इसको लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या शहर में पैनिक फैलाया जा रहा है, भ्रम का माहौल बनाया जा रहा है? देखिए, हमारा ये मकसद था कि प्रशासन को पूरे तरीके से था नहीं, मतलब आज भी है कि प्रशासन को और सरकार को इस मामले में पूरे तरीके से सहयोग मिलना चाहिए और मिला भी है। अगर आपने देखा होगा कि हमारी तरफ से नहीं बल्कि जिस हर शख्स की तरफ से जितना जो कर सकता था उसमें, चाहे आपके पॉलिटिशियंस हो साइलेंट लेवल पे उन्होंने किया हो, ऑर्गेनाइजेशंस हों, आपका एम्प्लॉय में अगर आप बात करें, आपका टीचर कम्युनिटी हो, आपके बेल्ट फोर्स हो, हेल्थ डिपार्टमेंट नंबर 1 पे है, सफाई कर्मचारी हैं, मीडिया कर्मी हैं, तो सभी ने अपने अपने लेवल पे क्योंकि सभी ने समझा कि, और बात भी दुरुस्त है कि ये कि मसला कोई सरकार का है नहीं, ये मामला सभी का है और उसको सभी को मिलजुल के इस मामले से निपटने के लिए हमें रणनीति तैयार करनी होगी। और मुझे नहीं लगता कि सरकार की पब्लिक की तरफ से सरकार को कोई इन दिनों में लॉकडाउन में कहीं कोई किसी परेशानी का सामना करना पड़ा हो। पूरी तरीके से समर्थन जारी रहा। लेकिन जब लोगों को लगा कि अब हमें इग्नोर करके और कानून को वायलेट करके जो नॉर्म्स हैं सरकार की तरफ से, जो नॉर्म्स बनाए गए, कानून बनाए गए, उनको वायलेट करके प्रशासन कोई काम कर रहा है, तो डेफिनेटली लोगों ने उसको एतराज़ जताया। अगर आप गाइडलाइन देखेंगे जो क्वारंटाइन सेंटर्स को लेके केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, अगर आप चाहें तो उसको कॉपी आपको मिल सकती है, हम भी दे सकते हैं। तो उसमें मतलब बहुत सी उसमें उन्होंने फॉर्मेलिटीज़ रखी हैं, जैसे कि जहाँ आप क्वारंटाइन सेंटर बनाते हैं तो उस जगह पे आपका गाड़ी जो है वो आने जानी चाहिए, मतलब आराम से गाड़ी आनी चाहिए। गाड़ी मतलब जिसमें खासकर जो आपकी एम्बुलेंस है, तो उसमें जैसे आपने लंबी गली के अंदर बनाया है तो वहाँ तो गाड़ी आने जाने का सवाल नहीं। तो ऐसे बहुत सी एरियाज़ हैं जहाँ पे गाड़ी आने जाने का। फिर दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट इसमें था कि कोई भी एरिया जहाँ पे जो थिकली पॉपुलेटेड हो वहाँ पे आप क्वारंटाइन सेंटर नहीं बना सकते, उसको शहर से बाहर बनाना होगा। चाहे होटल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे वो और कोई बिल्डिंग हो, तो टाउन से बाहर होना चाहिए। और ये हमने नहीं कहा, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। तो जो लोगों को लगा कि चलो एक आध बना तो शायद मजबूरी थी, लेकिन जब लोगों को लगा कि गाइडलाइन को वायलेट करके ये काम किया जा रहा है तो लोगों ने उसका डेफिनेटली विरोध प्रदर्शन किया। और मैंने उस दिन भी कहा था, टिकरी से लेके, गढ़ी से लेके, लंबी गली से लेके वार्ड नंबर 10 में, और अब कल आपने देखा शायद वार्ड नंबर 7 में भी कहीं देख रहा था, वहाँ भी लोगों ने किया है। तो उसका कारण यही था कि प्रशासन को सपोर्ट तो मिला, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो एक्सपेक्टेशन लोगों को थी कि हमें भी कॉन्फिडेंस में लेके ये जो फैसले किए जाएंगे, तो जब लोग नज़रअंदाज हुए तो लोग सड़कों पे आए। और मुझे लगता है कि अभी ये मामला शांत नहीं हुआ है। लोग जिस तरीके से हमें लोगों का मैसेज आता है, टेलीफोन आता है, तो मुझे लगता है अभी आक्रोश लोगों में बरकरार है कि प्रशासन ने बिल्कुल नज़रअंदाज करके पूरी पब्लिक को नज़रअंदाज करके अपनी मनमानी की है
और जो गलत है। सर नहीं, अगर देखा जाए तो जो बच्चे आ रहे हैं, काफ़ी बड़ी संख्या है बच्चों की, लेकिन वो भी तो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के ही हैं, उधमपुर के ही रहने वाले हैं। अगर उनको होम क्वारंटाइन नहीं किया जाता है तो उन्हें नेचुरली बात है कि होटलों में या कहीं क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा, तो उसमें लोग भी पैनिक हो रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अगर वो बच्चे हैं तो हमारे ही उधमपुर के बच्चे हैं, तो उसको मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैं और इसीलिए मैं लोगों से मिलने गया था। फॉर एग्जाम्पल प्रशासन ने कहा, अभी हमें नहीं पता कि प्रशासन ने उस दिन कहा कि जो वार्ड नंबर 10 का होटल था वहाँ पे जो एक लड़की का नाम लिया कि लोकल लंबी गली की लड़की थी, तो अगर प्रशासन उस लड़की को ही बाहर लाता, लोगों में ले जाता कि भाई आप बताइए कि मैं यहाँ की रहने वाली हूँ और मैं इस होटल में हूँ, तो आपको कोई एतराज़ है, तो शायद लोग कहते एक्सेप्ट करते, सिर आंखों को बढ़ाते हमारी लड़की है। तो लेकिन आप ज़बरदस्ती कहेंगे, आप पुलिस 200-400 पुलिस वाले लेके और ज़बरदस्ती करेंगे, तो लोगों में लगता है कि शायद ये मतलब क्या चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर उसको एक प्यार से लोगों से का साथ जरूरत नहीं, मतलब एक आप कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लीजिए जो लोगों और प्रशासन के बीच में एक ब्रिज का काम करे। और कहीं हमने उस दिन भी कहा कि प्रशासन की भी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रशासन कम से कम उनको शेयर तो करे, फैसला करके थोप दे, तो लोगों में एतराज़ तो होगा। तो दूसरा जो क्वारंटाइन सेंटर की बात है, अगर आइडिया अगर शहरवासियों का लिया होता, कुछ लोगों का लिया होता, फॉर एग्जांपल आपके पास ज़मीन की क्या प्रॉब्लम है, आपके पास एरिया की क्या प्रॉब्लम है, आपका शहर पुलिस एकेडमी है, टाउन के बाहर भी है, और एरिया तो आप जानते हैं, आप तो कई बार वहाँ पे गए। अभी कोई ट्रेनिंग वहाँ पे कोई कंपनी चल रहा है, कोई ट्रेनिंग कोई बच्चे मतलब रिक्रूट तो है नहीं वहाँ, नए रिक्रूट तो कोई है नहीं कि यहाँ ट्रेनिंग चल रही है, फ्री बड़ा है, तो उसका एक पोर्शन आप कर लेंगे। आपके पास ऑलरेडी फोर्स वहाँ पे है, चारों तौर से बंद है, और एक पोर्शन अगर आप उसमें करके उसमें आप गवर्नमेंट ने कहा तो पैसा बहुत है, तो आप उसमें बाकी एक टेम्परेरी रहने का इंतजाम कर देते, टॉयलेट फैसिलिटी देते, जहाँ पे पासिंग आउट परेड होती है, वो एरिया अगर आप देखें कितना खुला एरिया है। आपके पास अराउंड द मेल में आपके पास ये क्या नाम BSF का जो एरिया है, ऊपर पहाड़ी का एरिया, कितना एरिया है, अगर वहाँ पे इस समय अगर वहाँ से कुछ अपने लोगों को उठा के एक साइड पे भी करना पड़े अगर BSF या पुलिस पर्सनल को, तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है, और शहर को टच करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको, ये कॉलेज वाले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इतना एरिया है जितना उधमपुर टाउन है, इससे डबल एरिया तो आपका शहर पुलिस एकेडमी का है। और अगर राउंड द मिल की बात करें, कितना बड़ा एरिया है। तो इसलिए अगर ये थोड़ी चर्चा की होती तो मुझे नहीं लगता है कि ये बड़े आराम से इस मसले को सॉर्ट आउट किया जा सकता था, और इस टाइम मुझे नहीं लगता कि वहाँ से भी कोई इनकार करता। लेकिन आप अगर कहेंगे कि नहीं, आपने हायर सेकेंडरी बना के कोई बड़ा लोगों को मतलब पुलिस से डरा के बहुत बड़ा काम किया है, तो शायद ये इसका नेचुरली जब आक्रोश होता है, आपने कई बार उधमपुर में देखा लोगों का मतलब इतना कोऑपरेटिव लोग हैं, लेकिन आक्रोश भी देखा है जब आप 2002 में लड़की के किडनैपिंग का केस हुआ, जब बहुत से ऐसे मामले हैं, तो फिर आक्रोश भी देखा है। फिर 2-2 महीने तक तो जरूरत नहीं पड़ती प्रशासन की किसी आदमी से बात करने। PSA लगाने की बात भी कहीं ना कहीं जी, आप ये आपके नोटिस में भी व्यापार मंडल के भी कुछ अधिकारी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके मेंबर हैं जिनको ये थ्रेटनिंग दी गई, और किस बात पे कि वो लंगर लगा रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री जी कहते हैं आप लंगर लगाइए, लोगों को अपील करते हैं कि जो लंगर लग रहे हैं देश में उनको आप सेवा कीजिए, उन लंगरों की उसमें योगदान दीजिए, और उनको आप कहेंगे कि आप अगर करेंगे तो PSA का मैसेज आता है, काउंसलर का आपके नोटिस में है, पंच सरपंचों का मेरे नोटिस में है कि जिनको आया अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो आई विटनेस कर सकते हैं, तो उनको ये मैसेज आते हैं अगर आप ये काम करेंगे। और कोई ऐसा काम नहीं, वो कोई धरना नहीं कर रहे, प्रदर्शन, वो वही काम कर रहे हैं जो पूरा देश कर रहा है, जो एक NGO को, एक आम आदमी को, एक पब्लिक को करना चाहिए था, वो काम कर रहे हैं। कहीं कोई लंगर लगाने की बात कर रहा है, कोई फ्री राशन बांटने की बात कर रहा है, तो उसको ये रोकने पे जब वो इनका कहता कि मैं करूँगा, तो फिर उसके ऊपर इस तरीके से दबाव बनाया जाता है, और एक नहीं 10 जगह ये शिकायतें हैं। तो इसलिए वहाँ पे हमें बात ये कहनी पड़ी, क्योंकि अब आप लोगों को डिमोरलाइज करके, और हम लीडर हैं, हम लोगों के नेता हैं, हम अपने आप को कहते हैं, जब वोट लेने हैं तो हम स्टेज पे कहते हैं मैं आपका नेता हूं, मुझे वोट दीजिए। तो अब संकट की घड़ी में मेरे लोग हैं तो मैं कमरे में छुप जाऊंगा, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है लोगों के बीच में आऊं, और लोगों को अगर कोई प्रशासन या किसी तरफ से कोई उनको दबाने और कुचलने की कोई पॉलिसी चला रहा है, उनको क्रश करने की कोशिश की जा रही है, तो उस समय मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके बीच में खड़ा हो जाऊं और उनको पूरे तरीके से सपोर्ट करूं, उनको समर्थन करूं। तो वो हम काम कर रहे हैं। और ये क्वारंटाइन सेंटर का जो मामला है, ये मुझे लगता है फिर से सरकार को, प्रशासन को रिव्यू करना चाहिए। अब देखो, अब क्वारंटाइन सेंटर का मसला तो ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट का ठीक है, लेकिन आप अगर डिस्ट्रिक्ट के बाहर दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 10
डिस्ट्रिक्टों के लोगों को लाऊंगे तो फिर तो ठीक है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको ये बात समझा सकते थे कि ये डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, इनको रखें, मुझे नहीं लगता कोई इतराज़ करेगा। लेकिन आप बाकी डिस्ट्रिक्ट के लाएंगे, हमें बाकी डिस्ट्रिक्ट के लोग भी तो हमारे देश के हैं, लेकिन उनके डिस्ट्रिक्टों में जगह हो सकती है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉलेज है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हायर सेकेंडरीज हैं, हर डिस्ट्रिक्ट जो फैसिलिटीज़, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आपके मैरिज हॉल है, तो अगर वहाँ सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो अगर वहाँ फैसिलिटीज़ हैं तो फिर आप जानबूझ के उधमपुर को आप करेंगे पूरे मतलब जम्मू कश्मीर का एक सेंटर बना के, और उसका रिजल्ट भी आपने देख किया कि जहाँ पे कोई भी पॉजिटिव स्टार्ट में हुआ लेकिन उसके बाद पॉजिटिव नहीं था और उसके बाद पॉजिटिव हुआ। और अगर आप इमेजिन करिए कि ये पॉजिटिव अगर रब से दुआ करते हैं भगवान से कि नहीं बढ़े, लेकिन अगर होते हैं तो फिर क्या करेंगे? लोगों को गुस्से का सामना तो किसी ना किसी को करना पड़ेगा कि हम घर बैठे बैठाए हमें बीमारी लगवा दी आपने, तो ये तो डेफिनेटली लोग बिल्कुल जायज़ हैं। लोग उसका मतलब आपने देखा कि 1.5 महीने में लोगों ने इतना ज़बरदस्त पालन किया, भूखे पेट सोए गए होंगे वो, मतलब उनकी ज़रूरत की कोई चीज़ है वो उनको नहीं ली, लेकिन उन्होंने पूरे लॉकडाउन का पालन किया और लॉकडाउन के पालन करने के बावजूद उनको घर में बैठे बैठाए अगर ये संक्रमण होता है तो उनका गुस्सा तो जायज़ है और वो गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकालेंगे। तो इसलिए ये इसमें गाइडलाइन को पूरे तरीके से वायलेट किया है। और दूसरा, क्वारंटाइन सेंटर का सबसे बड़ी जो बात है, देखिए अगर आप फिलहाल तो बैन है, वहाँ नहीं जा सकते, अलाउ नहीं है किसी को। फॉर एग्जांपल किसी भी आप खुले में क्वारंटाइन सेंटर में जब लेबरर आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उसमें क्या होता है कि एक जत्था आता है। फॉर एग्जांपल आज 200 लोगों का टीम आती है, 200 लोगों की 2, 4, 5, 10 गाड़ियाँ आती हैं, वो रहती है। 3 दिन बाद उनका टेस्ट होता है, 3 दिन का टेस्ट उनका चला जाता है, लेकिन अगले 2 दिन के बाद और 200 लोग उसी सेंटर में आ जाते हैं, अगले दिन 2 दिन के बाद 200 लोग और आ जाते हैं। और जो पहली टीम आई थी उसका टेस्ट तो चला गया, उसके टेस्ट के बाद 200, 400 लोग और आ गए, 2 जत्थे और आ गए। उसका टेस्ट आया 10 दिनों बाद, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, वो घर जाता है, खुश होता है, यार मुझे तो कुछ नहीं है। लेकिन वो 400 लोगों के साथ खाना खाया, सोया, उनमें से कौन पॉजिटिव था और वो क्या अपने गाँव में लेके जाएगा? ये बड़ी समस्या हो सकती है, ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में भेजिए ना आप, ताकि आप जब एक टीम आती है, एक क्वारंटाइन सेंटर में रहती है, तो जब तक उसके टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद उसको घर भेजना है, तब तक उसमें दूसरी टीम शामिल नहीं कीजिए आप, ताकि वो बिल्कुल मतलब साफ होके निकले। वो उसमें कोई दोबारा कोई बंदा कोई पॉजिटिव आदमी उसके बीच में उसको टच नहीं किया और वो रिपोर्ट आने के बाद पॉजिटिव हो जाए। तो इसलिए हमारा ये है। और लेकिन बात सुनने के लिए अगर कोई तैयार नहीं है तो क्या करेंगे उसको? तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हम यही कहना चाहेंगे प्रशासन को कि इसमें कोई ज़बरदस्ती की बात, ठीक है, पावर्स आपके पास हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, आप लाठी चार्ज करवा सकते हो, कोई बोलेगा उसको अंदर बंद कर सकते हो, कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हो, लेकिन इससे मामला ना हल होगा। ये जो क्वारंटाइन सेंटर का भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा, ये मामला सारा ख़त्म होगा, ये संक्रमण जो भी है ये भी कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी तो हमें एक दूसरे के आमने सामने फिर भी बड़े मसले होंगे, फिर भी पानी की समस्या होगी, बिजली की होगी, फिर वही बहाना लगा के गुस्सा उसके जरिए आपके ऊपर निकलेगा, फिर क्या करेंगे आप? तो गुस्सा जब आप सिलेंडर में गैस भरते हैं तो गैस तो निकलनी है ना, वो किसी न किसी रूप में निकलेंगे। फटता है सिलेंडर, फट भी सकता है, और प्यार से है तो पाइप के जरिए आप उसको रोटी भी बना सकते हैं। तो उसको अगर आप ज़बरदस्ती भरेंगे और लिमिट से बाहर बढ़ेंगे तो सिलेंडर तो फटेगा। तो इसलिए हम प्रशासन को फिर से कहना चाहते हैं कि लोग आज भी पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं और आपको भी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके काम को करना चाहिए। तो हम उधमपुर के लोग सबसे बेहतरीन लोग हैं, यहाँ जितना भी प्रशासन के अधिकारी हैं वो इस बात को मुझे लगता है कि समझते होंगे, तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे। बलवंत जी, जब धारा 370 तोड़ी गई तो काफ़ी सारी अटकलें यहाँ पर लगाई गई, लोगों ने खुशी का इजहार भी किया और विरोध भी देखने को मिला। लेकिन उसके बाद एक आवाज़ उठी कि जम्मू कश्मीर में धारा 371 लगाई जाए, क्योंकि कुछ अधिकार जो सुरक्षित रखने की बात कही जा रही थी उसमें आपने भी काफ़ी संघर्ष किया। लेकिन अभी केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल एक्ट लागू किया है, जिसमें ये साफ कहा गया है कि जो पिछले 15 वर्षों से यहाँ पर रह रहा है वो ज़मीन खरीदने का हकदार है, मकान खरीद सकता है। तो क्या मानते हैं, इससे जम्मू कश्मीर को फ़ायदा होगा या नुकसान? देखिए, उसमें कुछ बातें अच्छी हैं और कुछ को अभी उसके ऊपर दोबारा काम करने की ज़रूरत है। उनको थोड़ा सा कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। मसलन जैसे आपका बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ का मसला है, जो पिछले लगभग 70 वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं, उनको आज तक यहाँ पे डोमिसाइल या स्टेट सब्जेक्ट नहीं मिलता था। तो उसका रिजल्ट ये था कि आप यहाँ स्टेट सब्जेक्ट लॉ लागू होने की वजह से यहाँ पे वही आदमी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट है, ज़मीन वही खरीद सकता था जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट है, और इवन इलेक्शन वही आदमी कंटेस्ट कर सकता था स्टेट सब्जेक्ट जो यहाँ का लोकल बाशिंदा हो। तो ये लोग 47 में यहाँ आए
तो मैंने पिछले दिनों में शायद कई बार असेंबली में भी एग्जांपल्स दी हैं। अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी या इंद्र कुमार गुजराल जी भी जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना और पाकिस्तान वाले हिस्से से वो हिंदुस्तान वाले हिस्से में आ गए, उस पार्ट में जो पाकिस्तान बना तो हिंदुस्तान में आए वो, लेकिन वो जम्मू कश्मीर में नहीं आए बल्कि दूसरी किसी स्टेट में चल गए, तो वो प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन जो लोग गलती से यहाँ पे आ गए उन लोगों को आज तक यहाँ पे असेंबली के इलेक्शन में वोट डालने का अधिकार नहीं था। एमएलए बनना बड़ा दूर है, एमपी की प्राइम मिनिस्टर की बात सोचना दूर है, वो असेंबली के इलेक्शन में वोट नहीं कास्ट कर सकते थे। उनका स्टेट सब्जेक्ट नहीं बनता, तो उनके बच्चे चाहे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जितनी मर्जी डिग्री हासिल करे क्लास 4 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो उनका मामला बहुत जेन्युइन था कि उनको कम से कम, और अगर अमेरिका इंग्लैंड या किसी भी कंट्री जिसमें बहुत मुश्किल है वहाँ का सिटीजनशिप लेना, तो वहाँ भी अगर अमेरिका के अंदर भी आप किसी तरीके से अगर आप 4 साल तक वहाँ पे रह सकते हैं और 4 साल के बाद अप्लाई करते हैं, तो वहाँ आप अमेरिका में वहाँ 4 साल के बाद वहाँ के सिटीज़न बन सकते हैं। और गैर कानूनी तरीके से भी आप वहाँ पे गया तो वहाँ भी सिटीज़न बनने का 4 साल बाद आपको अधिकार मिलता है। लेकिन 70 वर्षों में हिंदुस्तान में वही देख एरिया एक इलाका ऐसा कि जहाँ 70 वर्षों में भी उनको यहाँ का सिटीज़न, यहाँ का नागरिक होने का अधिकार नहीं मिल सका। तो ये बात अक्सर आपने हमारे जितने भी रिकॉर्ड असेंबली के देखेंगे तो डेफिनेटली, हालांकि हमारे उधमपुर में वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी नहीं है, लेकिन एज ए जम्मू के लीडर होने के नाते हमने महसूस किया और हमने अक्सर हर असेंबली के अंदर बिल भी लाए, क्वेश्चन भी दिए और हर बार इसको उठाया। और आज वो एक अच्छी बात हुई कि उनको वहाँ पे सिटीजनशिप राइट मिल गया, वो यहाँ के बाशिंदे कानूनी तरीके से बन गए हैं। लेकिन जैसे ये मामला है ये ठीक है, लेकिन जैसा मामला आपने कहा कि कोई भी आदमी बाहर से आके पढ़ता है, मतलब यहाँ पढ़ाई करके आता है, जो ब्यूरोक्रेट है, बड़े हाई लेवल के जो ब्यूरोक्रेट हैं, उनका लड़का यहाँ पे नेचुरली उनको अधिकार देते हैं। अब तो हमारा आदमी है कि जो डुडू बसंतगढ़ में रहने वाला, जब वो जो चाई लोधरा में रहने वाला या पंचारी में या गुल मोहर में रहने वाला, वो कैसे कम्पीट करेगा उससे, क्योंकि वो ऑलरेडी है। तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन अभी ये कट डेट भी नहीं आई है कहीं कि ये 15 साल का या 7 साल का जो भी टाइम तय गया ये कब से होगा, मतलब ये कल से होगा, या जिसने 15 साल काट लिए हैं वो भी अपना डॉक्यूमेंट लेके जाएगा तो जनाब मैं तो 15 साल से हूँ, मुझे भी यहाँ बनाइए। तो ये भी इसमें भी कट डेट नहीं दी है। तो इसमें भी अभी कुछ हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा अभी सोच विचार करने की ज़रूरत है। बहुत जल्दबाजी में मत कीजिए ताकि फिर से लोगों का गुस्सा जो है लोगों का सामना करना पड़े। और जम्मू कश्मीर का मसला जो वंस फॉर ऑल जो सरकारें सेटल करने की बात करती आई हैं, उसमें फिर कोई ना कोई कमी रह जाए और फिर दोबारा लोगों को अपनी हक अधिकार के लिए फिर से सड़कों, कोर्ट या दूसरे तरीके अपनाना पड़े। तो इसलिए टाइम ले लें, अब और महीने का टाइम ले लें, लेकिन इसको वंस फॉर ऑल सेटल करने की बात करिए ताकि बार बार आपको फिर कानून ना बदलने पड़े और फिर लोगों का आक्रोश का सामना ना करना पड़े। बलवंत जी, एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा, सोशल मीडिया पर, अगर सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूँ तो पिछले 3-4 दिनों से एक फ़ोटो वायरल हो रहा है जिसमें एक घर दिखाया गया है और उस पर लिखा हुआ है कि सरकारी आवास को कब छोड़ेंगे, यानी कि इशारा साफ आपकी तरफ है। उसमें ये लिखा गया है कि जो सरकारी आवास, जैसे कि आपके पास सरकारी आवास है और उसे खाली करने के लिए कई बार दबाव भी बनाए गए हैं। अब सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। अब ये फ़ोटो कौन पोस्ट कर रहा है ये आप भी भली भांति जानते हैं, लेकिन उसको खाली क्यों नहीं किया जा रहा, आखिर क्यों लोगों की बातें सुनी जा रही हैं और सोशल मीडिया पर तो इसे लगातार वायरल किया जा रहा है। देखिए, बेसिकली क्या था कि अब ये मसला हुआ जब ये कोरोना का संक्रमण का मामला आया, तो सभी लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि हमारा लीडर चाहे वो काउंसलर है, चाहे वो सरपंच है, चाहे पंच है, चाहे एमएलए, अब तो स्टेट में कोई भी एमएलए नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने अगर मुझे 20-22 हज़ार वोट दिया है, दूसरे को 20-30 हज़ार वोट दिया है, तीसरे को 10-12 हज़ार दिया है, जितना भी दिया है, जिन्होंने दिया है, जिन्होंने नहीं भी दिया उनको एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली होंगी कि हमारा लीडर हमारे लिए क्या करेगा। तो इन दिनों जब बहुत से लोग निकले भी हैं और चंद लोग जिनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती थी वो घर में चुपके बैठ गए, और उनकी जिम्मेदारी अपने साथ साथ अपने दूसरे जो अपने भाई थे उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी, वो तो इलेक्टेड थे, वो एक पोस्ट पे बैठे थे। तो जब लोगों का आक्रोश बढ़ता गया और उन्होंने कोई काम ग्राउंड पे नहीं किया, मतलब किसी से कोई किसी किस्म का कोई लोगों के साथ संपर्क नहीं, कोई लोगों की हेल्प नहीं, कोई इस मसले में लेके अपना कोई नया कोई प्रोजेक्ट या नई कोई स्कीम लोगों में लॉन्च की हो, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो लोगों में आक्रोश बढ़ता गया। तो शायद उनको लगा होगा कि अब मैं अपनी बात मीडिया के माध्यम से लोगों को रखूं, तो उन्होंने कहा शायद कोई किसी चैनल में इंटरव्यू दिया होगा, उस चैनल वाले ने जब उसको क्वेश्चन किया कि 4G का मामला आया होगा, तो 4G के मामले में जब उन्होंने कश्मीर की पैरवी की होगी तो वो वायरल हो गई। तो वायरल होने के बाद वो ज़्यादा वायरल हो गया,
लोगों को लगा यार यहाँ तो हम तो यहाँ 4G के लिए यहाँ मतलब हर दिन आवाज़ उठा रहे हैं, यूथ है, गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जाता है कि अब ऑनलाइन स्टडी स्टूडेंट्स को करवाएंगे, ये कहा जाता है कि कोरोना के जो नई उसमें गाइडलाइन आती हैं वो डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ को चाहिए, लेकिन यहाँ नेट स्लो है, उनको नहीं मिल सकती। तो लोगों में ये था कि इस मौके पे, और लोग घर में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करेंगे, कोई उसमें स्टडी करेगा, कोई गेम खेलेगा, कोई भी करेगा, या कोई मतलब उसमें कोई नई चीज़ खोजना चाहेगा तो उसको नेट स्पीड वाला चाहिए। तो वो लोगों में एक आक्रोश था और उन्होंने कश्मीर की पैरवी की, तो जिसकी वजह से आक्रोश बढ़ा तो अब उन्होंने उसको हमारे माथे में भर दिया। भैया अगर रिकॉर्ड देखिए, मैं तो इंटरव्यू लेने ना तो मैंने उसको बुलाया, ना मैंने आपके घर में भेजा, आपने खुद बुलाया होगा, आपने खुद इंटरव्यू दिया होगा, और इंटरव्यू जो लेने वाला है तो उसने आपसे क्वेश्चन भी पूछा कि आप कश्मीर की पैरवी क्यों करते हो, उसने क्वेश्चन भी पूछा, और वो कहते जी मेरी बात ही नहीं थी, मैंने तो कुछ और बोला था। भैया जो लोगों ने देखा ये तो कोई फोटो था नहीं, ये तो बोलने की बात थी, मतलब आपने बोला है और आपके सामने एक पत्रकार है और आप बोल रहे हैं, तो लोगों ने सुना कि आपने कश्मीर की पैरवी की और उस पत्रकार ने आपको रोका कि आप कश्मीर की पैरवी क्यों करते हो। डेफिनेटली लोगों को गुस्सा था। अब वो गुस्सा किसके ऊपर उतारते, अब हमारा बहाना बन गया। पहले तो ये है कि उन्होंने कुछ नहीं काम किया इस कोरोना में, लोगों का लोगों को जो उम्मीदें थी, अब कहेंगे कि मैं राशन लोगों से बाजार से चंदा करके, और वो भी बताऊं कि लोगों को प्रेशर डाल के पैसा लिया गया, प्रेशर डाल के कि पैसा भेजो। अब मैं MLA हूँ, मैं कल आपको प्रेशर डालता हूँ फलां काम करो, आपको पता है यार ये अगर इसका काम नहीं करूँगा तो कल कहीं कोई मेरी प्रॉब्लम होगी तो मुझे इसके पास जाना है तो कैसे जाऊँगा, कोई काम छोटा मोटा होगा। तो अब जब बड़े लीडर हैं प्रेशर डाल के आप फंड्स इकट्ठे करते हैं, फिर वो आटा बाटा बांट लेते, तो आटा तो व्यापार मंडल भी बांटता है। आटा तो बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं कि बहुत संस्थाएं हमारे पास आई, और जिस गांव से हमें डिमांड आई तो हमने बगैर सुनाए बताए, जहाँ से कोई फ़ोन आया तो हमने भेज दिया उनको। तो उसको हम फोटो वायरल करें, उसको अपना फोटो देंगे, तो ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है, ये कोई MLA लीडर का काम नहीं है, ये तो संस्थाएं कर रही हैं। आपने क्या किया इसमें, आपने लोगों को क्या किया। तो जैसे उनको लगा कि अब जब हमारी जो जिम्मेदारी बनती थी कि जिसमें सबसे पहले हमने शुरुआत करी उधमपुर में लोगों को, क्योंकि इस समय संकट है, लोग जो हॉस्पिटल में मजबूरी में आना है, जिसको आना ही आना है, दूर दराज से आता है, तो उसके पास पैसे भी हैं अगर तो खाने का इंतज़ाम नहीं हो सकता। तो हमने प्रशासन से ऑलरेडी पहले की परमिशन ली थी, हमने कहा इसका खाने का लंगर का इंतज़ाम करेंगे। और मैं नहीं कर रहा हूँ, लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें इनिशिएटिव लिया हमने, ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपने घर से दे रहा हूँ, एक इनिशिएटिव लिया, एज ए लीडर मेरा काम है इनिशिएटिव लेना, और मैंने लिया और लोग कर रहे हैं उसको। उसके बाद सैनिटाइज़र टनल उधमपुर में आपने देखा, हॉस्पिटल में सबसे ज़रूरत थी। उसके बाद जैसे ही आपने देविका में बहुत वहाँ डेथ होगी तो आना ही आना है, तो इस तरीके के काम। जैसे फिर PP किट्स आप रोज पेपर में पढ़ते आए बांटते, लेकिन जिस टाइम हमने PP किट दी, और उस टाइम किट का अरेंज करना बड़ा मुश्किल था। किट देना है नहीं देना था, कॉस्टली कितनी कॉस्टली, महंगी सस्ती, वो मैटर नहीं करता, लेकिन किट का अरेंज करना बड़ा मुश्किल था। आज तो आप भी जाएंगे किसी भी दुकान में जाएंगे किट खरीदेंगे, लेकिन उस समय, और किट इसलिए दी गई कि डॉक्टर ऑलरेडी बड़े परेशानी में थे कि अगर हम किसी पेशेंट को देखने जाते हैं, अब डिलीवरी है, ऑपरेट करना है, तो करना है, डॉक्टर अपने आप में मतलब परेशान है कि अगर ये पॉजिटिव हुआ, और पॉजिटिव हुए भी आपने देखा, बहुत सी लेडीज़ जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ पॉजिटिव हुई, तो उसमें डॉक्टरों को ये डॉक्टरों तक पहुंचा ये संक्रमण। तो उस टाइम हमने थोड़ी बहुत जितनी भी, लेकिन उसके बाद लोगों को लगा, और हमें पता था कि हमारी 25 किटों से काम नहीं चलने वाला, लेकिन हमें ये था कि हम करेंगे तो हमें देख के कोई और भी करेगा। तो उसके बाद लोगों ने किया, बेशक उसको महीने बाद किया, लेकिन लोगों ने किया। तो उसका मकसद था कि सरकार तक अगर सरकार नहीं पहुँचवा पाती तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम अगर अरेंज कर सकते हैं थोड़ी बहुत तो करें। तो इसी तरीके से जैसे फिर एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करना, आप देखिए अब लोग बाहर से आना है, एम्बुलेंसेज हॉस्पिटल में हैं, लेकिन वहाँ भी जितनी रिक्वायर्ड हैं इस समय तो बड़ी चाहिए वहाँ भी। तो वहाँ हमें महसूस किया उन दिनों के लोगों को सर्विस देनी चाहिए, फ्री सर्विस एक वहाँ पे चली। तो ऐसे जब काम हुआ तो वो घबराव के घर में बैठे बैठे, तो हमने तो कुछ किया नहीं, लोगों से 4 पैसे इकट्ठे करके हमने आटा बांट दिया, और उसके लोगों तो नेगेटिव रिस्पांस दे रहे हैं कि ये तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। हालांकि हमने भी घर से नहीं लगाया, ठीक है, थोड़ा बहुत जो लगा सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा लोगों का रोल है। तो एक रोल हमने प्ले किया, और इसमें और जैसे हमारे सफाई कर्मचारी, उनको ऑनर करना, और बाहर जाके और भी घर से बाहर निकल के, हालांकि उसमें हमारी जिम्मेदारी थी कि लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें, जितना हो सकता है हमने उसका पालन भी किया। और हमारे काउंसलर्स का आप देखिए, अपने पूरे तरीके से फील्ड में रहे, हमारे जो पंच सरपंच इस पूरे फील्ड में रहे, उनकी ड्यूटी लगाई हमने कि भाई घर में नहीं बैठेंगे, जितना हो सकता है लॉकडाउन का पालन करने के साथ साथ लोगों की जो दिक्कत है उसको हमने
तो उसमें उनको शायद परेशानी होगी, और नेचुरली अपोजिशन में रहता भी है कि जब लीडर दूसरा जिसका थोड़ा सा पब्लिक में ज़्यादा मैसेज पॉजिटिव जाता है तो उसको घर में परेशानी होती है। लेकिन मुझे लगता है कि परेशान होना नहीं चाहिए। अगर हमने भी काम किया है और फिर उसको लोग रिस्पांस नहीं दिए तो फिर लगता है कि परेशानी होनी चाहिए, लेकिन आपने किया ही कुछ नहीं। घर में बैठे बैठे आप सपने देखते हो कि मुझे हर आदमी यहाँ कमेंट करेगा कि बहुत अच्छा काम किया, तो वो कैसे होगा। तो इसलिए उनको लगा कि अब ये इसकी इन दिनों लोगों का काम किया और लोगों ने इस काम को सराहाया है, तो उन्होंने एक नेगेटिव काम करना स्टार्ट कर दिया। उनकी टीम ने एक नेगेटिव काम का स्टार्ट करना शुरू कर दिया कि इन्होंने सरकारी आवास के ऊपर। लेकिन उनकी टीम ने ये नहीं सोचा कि उन्हीं की पार्टी के जो डिप्टी सीएम हैं वो भी एक्स हैं, मेरी तरह वो भी एक्स हैं, उनके पास है। उन्हीं की पार्टी के मंत्री हैं बहुत से, अब यहाँ नाम लेना बेहतर नहीं, लेकिन आप कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं जिनके पास हैं, और एक नहीं दो हैं। उन्हीं के पार्टी के लेजिस्लेटर हैं, एक्स लेजिस्लेटर, जिनके पास अभी भी कश्मीर में जम्मू में हैं सरकारी क्वार्टर हैं। और गाइडलाइन जब होगी तो सभी के लिए एक जैसी होगी। अगर वो रख सकते हैं तो हमें क्या एतराज़ है। और उनके पास तो सभी के पास मकान है ऑफिशियली, उनका और मेरा ऑफिशियली अगर आप जाएंगे तो मेरा ऑफिशियली मकान कोई नहीं है, ऑफिशियली के अनऑफिशियली भी कोई मेरे पास मकान नहीं है। तो मैंने रखा है। और मैं आपको ये भी जानकारी मैं कभी साझा नहीं किया, लेकिन आज मैं अगर आपने पूछा है तो मैं जानकारी करना आपके साथ साझा भी करना चाहता हूँ और पब्लिक के साथ भी। जिस दिन मैं इलेक्शन हारा उस दिन मैंने अपने परिवार से बात करी कि आप मेंटली तैयार हो जाओ, महीने 1.5 महीने में हमने इसको विकेट करना है, बाहर जाना है। तो मेरा परिवार उसके लिए प्रिपेयर था। लेकिन उन्हीं दिनों जब इनके जो कार्यकर्ता थे वो जानबूझ के मेरे घर के बाहर से निकलना, मेरी गार्ड में जो लोग थे उनको पूछना, भाई कहाँ है बलवंत। उन्होंने कहा जी बाहर गए काम से। उसको पूछो कि टिंडफुड़ी कब उठा रहा है। और ये 1 नहीं 2 नहीं 10 बार जब हुआ तो फिर मुझे लगा कि अगर, और फिर मैंने इसका पता किया कि ऐसी इनको क्या प्रॉब्लम हो गई, मेरी टिंडफुड़ी की इनको क्या प्रॉब्लम हो गई। तो फिर मुझे पता चला कि इलेक्शन के दिनों उन्होंने हर अपनी स्पीच में कहा था कि जिस दिन मैं जीतूंगा उस दिन सबसे पहले मैं इस क्वार्टर को खाली कराऊंगा, हर स्पीच में कहा था। फिर जब मुझे लगा कि अब लोगों ने वोट तो दे दिए हैं, बना तो दिया है, बन तो गए हैं, लेकिन अब लोगों को भी अंदाज़ा होना चाहिए कि कैसे आदमी को बना दिया हमने। और उस समय फिर ये मंत्री भी बन गए। और मंत्री जो होता है एटलीस्ट उसका एक तो प्रेरोगेटिव रहता है कि वो जिस रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में रहना चाहे, वो क्योंकि वो सरकार है, उसने देना है, वो लेने की बात ही नहीं है। जिस रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में रहना चाहे उसको कोई ऑफिसर मना नहीं कर सकता है। और फिर एज ए मंत्री इन्होंने पूरा जोर लगाया। फिर जब मुझे कुरेदने की कोशिश की तो फिर मैंने भी कहा कि यार अब मैं भी चेक करना चाहता हूँ कि मेरी भी कोई अथॉरिटी मेरे पास भी है। इलेक्शन तो बेशक हार गया हूँ मैं, लोगों ने चेंज करने का फैसला किया, उसको हमने सिर माथे पे लिया। तो हमने कहा कि कुछ मेरी भी अथॉरिटी है, मैं भी ज़रा चेक करता हूँ। ये मंत्री बन गए, इनकी भी कोई अथॉरिटी होगी, भी चेक कर लेते हैं कि इनमें कितना दम है और मेरे में कितना है। और पूरा जोर लगाया। मैं परसों भी किसी मीडिया में इंटरव्यू दिया था, मैं पहला एक लीडर हूँ कि मैंने कभी किसी क्वार्टर के लिए अप्लाई नहीं किया, मैंने कहीं रखा। और अब चाहेंगे, अब तो उन्होंने कोर्ट में भी किया है, अपने वर्करों को नहीं बताते कि मैंने कोर्ट में किया है। और कोर्ट में भी ऐसे जज के पास जो उनका शायद रिलेशन में थे, उनको मिल के इन्होंने काम किया है। अब कोर्ट में किया, कोर्ट फैसला करेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि इन्होंने कितनी चिट्ठियां लिखी हैं, कितने ऑफिशियल लेटर लिखे हैं एज ए मंत्री यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को, कि मुझे वो वाला क्वार्टर दीजिए। और रिकॉर्ड में है मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट, सारे, क्योंकि कॉपी मुझे भी आती थी तो मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं। और इन्होंने कम से कम 10-15 चिट्ठियाँ लिखी हैं, पूरा जोर लगा लिया कि मैं उसको खाली करूँगा, लेकिन नहीं करा सके। मंत्री रहते नहीं मैं हो सका, फिर एमएलए रहते भी पूरा जोर लगाया। और फिर मेरे लिए कहते कि ये अपने क्वार्टर के लिए मुख्यमंत्रियों के घर में रात को जाता था। भैया मैं तो जाता था, लेकिन मेरे पीछे आप कहाँ आते थे? आपको कैसे पता चला कि मैं रात को जाता था किसी मंत्री के? मैं पाँव को पड़ता था, आप कहाँ देख रहे थे मुझे? तो इन्होंने पूरा जोर लगाया। और ये जो कहते हैं ये खुद मंत्रियों में, और मुझे हर दिन फीडबैक आती थी। इन्होंने असेंबली की कोई मीटिंग नहीं थी, जो लेजिस्लेटर की कमेटी होती है, कमेटियों में मुद्दा उठाया इन्होंने मिनिस्टरों के पास, अफसरों के पास, चीफ मिनिस्टर, और जब यहाँ उठाते थे, जब वो पूछते थे कि कौन रहता है, तो मेरे लिए बताते कोई बात नहीं, आप रखो, कोई बात नहीं, देख लेंगे। पूरा जोर लगा लिया, क्योंकि इनका इलेक्शन में ऐलान था, इनका सबसे बड़ा मुद्दा था। और मैंने कहा ठीक है, आप अपना मुद्दा है, अगर आपने कहा है तो आप करके देखिए। नहीं कर सके। और मेरा मकसद एक ही था कि वो आना चाहते थे, मैं उनको आने नहीं देना चाहता था, सिर्फ ये दिखाने के लिए क्वार्टर ना मेरा है ना उनका है,
सरकार का है, सरकार को जाएगा, आज जाएगा 2 महीने में। और मैंने आज से 8-9 महीने पहले प्रशासन को मैंने, अगर चाहें उसके भी चाहें तो मैं प्रशासन को कह दिया कि मैं इसको विकेट करने वाला हूँ। उनका भी कोर्ट में जाने से पहले मैंने कह दिया कि मैं विकेट मैंने रखना नहीं चाहता था। जब पूरे तरीके से यहाँ यूटी बन गई और गवर्नर जब लगा कि अब यहाँ कोई सरकार बनने वाली नहीं है, यहाँ कोई लेजिस्लेटर नहीं आ सकता है, उस दिन हमने प्रशासन को कहा कि इसको हम खाली कर रहे हैं। हमारा एक ही मकसद था कि इनको पूरा जोर लगाने दें और ये चाहते हैं कि यहाँ पे आऊँ, उनको नहीं आने देना है मैंने। अब मेरा क्वार्टर तो है नहीं, सरकार का है। बाकी रही बात, हमने वो उस लेवल पे हमने अपनी माइंडसेट को बना के रखा है। अगर राजाओं महाराजाओं की बात करें, हम उस सोच को लेके चलते हैं। जब राजे महाराजाओं का युद्ध होता था तो एक राजा के पास सारी संपत्ति थी, उसको पूरा राज्य था, उसके पास हर ऐशोराम की फैसिलिटी थी, लेकिन वो जब युद्ध में जाता था वो पीछे मुड़ के नहीं देखता था। उसको पता था कि युद्ध में गया हूँ और मेरी गर्दन कट के भी आ सकती है, मेरी डेड बॉडी भी घर में आ सकती थी, और आती थी डेड बॉडीज। हम तो वो सोच लेके चलते हैं। जब हम लोगों के लिए लड़ते हैं हम परवाह नहीं करते, क्वार्टर श्वार्टर तो बड़ा छोटा मसला है। हम तो उस सोच को लेके चलते हैं कि जब युद्ध में जाना है तो मतलब कुछ भी हो सकता है। ये छोटी चीज़ें छोड़ने और लेने वाली ये हमारे लिए मैटर नहीं करती कि क्वार्टर। लेकिन सिर्फ मैंने उनको दिखाना था कि आप कितनी अथॉरिटी रखते होगे मंत्री और एमएलए बनने के बाद। ये ठीक है, लोगों ने मेरे प्रति गुस्सा होगा, मेरे से कुछ कमियां रखी होगी, मेरे से कुछ नाराज़गी होगी, तो उस नाराज़गी का ऑप्शन ढूंढ लिया। लोगों ने ऑप्शन ढूंढा, लोगों ने एक लीडर नहीं ढूंढा है। और लोगों ने चेक भी किया, आज भी चेक किया है लोगों ने कि लीडर नहीं, ऑप्शन ढूंढा था। और मुझे कोई इतराज़ लोगों से नहीं है। लोगों ने जो फैसला किया सिर माथे पे है। वही रही क्वार्टर खाली करने की, मैंने कह दिया कि वो मेरा नहीं है, सरकार का है। उसको हमने ऑलरेडी सरकार को प्रपोजल दिया, आप छोड़ेंगे। लेकिन अब वो कहेंगे कि अपने वर्करों से उस मीडिया में करके, वर्करों क्यों नहीं बताते कि आपने खुद अपने बाई नेम इन्होंने किया है। लेकिन एक बात मैं उनको ज़रूर बताना चाहूँगा, मैं तो खाली करूँगा, डेफिनेटली खाली करूँगा। मेरा जो मकसद था वो पूरा हो गया, जिसके लिए मैंने रखा था वो मेरा मकसद ख़त्म हो गया। लेकिन आप अभी ख्याल रखिए अपने मकान का, जो आपने बनाया है। मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, आपने किससे ज़मीन खरीदी है वो रिकॉर्ड भी चेक होगा आने वाले समय में। कितने में ज़मीन खरीदी है, कितनी ज़बरदस्ती कब्जा की है, फॉरेस्ट की उसमें कितनी है, आपकी मकान का नक्शा कैसे पास हुआ, बिना पास हुए मकान कैसे बना। मतलब कि हम चेयरमैन हैं इस कमेटी के और लोगों के नक्शे चेक करें, हम शहर के मकान गिराएं कि तेरा नक्शा पास नहीं, और कमेटी का हेड बनने के बावजूद अपने मकान का नक्शा दिखाना हो तो आपकी बोलती बंद हो जाए। सारे कानून तो आप लोगों के घर में देखते हैं ना, अपने घर में भी देखिए ना। और मेरा तो खुला चिट्ठा है, मेरे पास तो वही एक। और मुझे भी लगता है, मैं आपको बताऊं, मैंने अपने परिवार को कहा, मेरी वजह से, मेरा परिवार की बात नहीं, मेरा पूरा परिवार मेरी विधानसभा क्षेत्र है। मेरे परिवार का, मेरे पूरे विधानसभा का बंदा कहीं कोई पुंछ, रजौरी, दिल्ली कहीं जाए और मेरी वजह से उसको पड़े, मैं ज़िंदगी में वैसा काम कभी नहीं करता। और मुझे भी लगता है कि ये जो अकोमोडेशन है मुझे नहीं रखनी चाहिए थी, लेकिन मैंने भी उस जिद में रखी है। जो जिद वो ज़बरदस्ती करना चाहते थे, वो जो जिद निकालना चाहते थे, मैंने उनको ये दिखाने के लिए रखी है। वरना मैं उधमपुर की जनता को कहना चाहूँगा, डेफिनेटली कहीं अगर मैंने कोई ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से आपको कहीं नज़र झुकाना पड़े, वो अच्छी बात नहीं है। उसके लिए बलवंत आपसे क्षमा चाहता है, लेकिन सिर्फ अगर अथॉरिटी दिखाने की बात है इसलिए हमने रखा है। तो ये विकेट करेंगे हम, सिर्फ मैंने जो कहा जिस बात के लिए। लेकिन उनको भी अब अपना ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। आज से वो भी अपने कागज पत्र तैयार करके रखें, उनको भी ये सारा हर चीज़ का दिखाना पड़ेगा जो मैंने बोली है। तो इसलिए बाकी पॉलिटिकल हमारे प्रतिद्वंदी हैं, मुझे पर्सनल उनसे कुछ नहीं है। कई बार आप सोचते हो कि मैं पर्सनल उनसे कहता हूँ, तो मुझे पर्सनल उनसे कोई जाति कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन मुझे ये है कि आप बिजनेस और पॉलिटिक्स जब इकट्ठा करते हो उससे पब्लिक का नुकसान होता है। क्योंकि आप जब बिजनेस करते हो तो आपका बिजनेस आपके प्रशासनिक कामों में दखल अंदाजी नहीं आप दे सकते, क्योंकि जब आप करेंगे तो आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं अड़चन आएगी। मसलन जब ये बने, हज़ारों लोग नौजवान इनके साथ चले, बेरोजगार लोग चले, उनके काम धंधे थे। जब बने तो मैंने ये पॉइंट भी उठाया था, बनने के 1 महीने के बाद इनके टिप्पर के ऊपर लिखा जाता है कि एमएलए का टिप्पर, एमएलए की गाड़ी। शायद आपने भी देखा होगा, आपके पास भी आया होगा। लेकिन जो लोग दिन रात इनके साथ काम करके चले, उनका टिप्पर है, उसको हर नाके पे रोका जाता है, उसको हर नाके पे रगड़ा लगता है, उसको हर नाके पे अपने कागज चेक कराना पाते हैं। लेकिन जब मैं एमएलए बन गया तो मैं तो बन गया, अब मेरे टिप्पर पे लिख गया एमएलए का टिप्पर। मुझे इस चीज़ का एतराज़ है।
आप बिजनेस करते हैं, आज क्यों नहीं, आज एक एग्जाम्पल दीजिए आप प्रशासन के साथ वो कड़क तरीके से खड़े हुए हों। मैं नहीं कहता कि प्रशासन के साथ झगड़ना हमारा मकसद है, जहाँ प्रशासन अच्छा काम कर रहा है तो प्रशासन को सपोर्ट करनी है, हम करते हैं, डीसीज को, एसएसपीज को, हम पूरे प्रशासन को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब प्रशासन मनमानी करे तो किसकी जिम्मेदारी है वो फिर हमारे वोटर की जिम्मेदारी है कि वो जहाँ डीसी के आगे खड़ा हो जाएगा, एसपी के आगे, एसएचओ के आगे, हमारी जिम्मेदारी है। और मुझे कहते हैं कि इन्होंने फलां मुद्दे उठाए कि आप उठाइए, आप भी ले जाइए एक बार चौक में, किसी एसएचओ को कहिए कि मैं तेरे को ज़मीन में गाड़ूंगा, जब उसने गलत किया हो। मेरा कोई दुश्मन नहीं था, उसने हमारे लोगों, मेरे बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया, मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर, और उस एसएचओ को मैंने दब्बड़ चौक में स्टूडेंट्स के सामने उसका पुतला जलाया कि दिखा तेरी कितनी ताकत है। और हमने नहीं, एक नहीं, सैकड़ों बार ऐसा किया है जब मेरे लोगों के साथ ज्यादती हुई है, हम पहाड़ बन के उनके साथ खड़े हो गए। आप भी एक एग्जाम्पल बताइए ना, एक एग्जाम्पल बताइए कि आप भी, जब हम आपके लोग मुश्किल में हैं, आपके शहर के, आपके गांव के, आपके इलाके के लोग में आपकी पहाड़ की तरह किसी ऑफिसर के साथ सीना निकाल के खड़े हो जाएं कि अब मुझे ठोकिए गोली और फिर इसके बाद बात करिए, मेरे साथ बात कीजिए, उसके बाद इसके बाद कीजिए। कभी एक एग्जाम्पल ये हो, प्रशासन के साथ आप झगड़ा नहीं कर सकते क्योंकि आपके टिप्पर के ऊपर एमएलए लिखा होता है। मैं कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जिम में क्वार्टर बने, जो सरकारी क्वार्टर बने, अब मैं एमएलए नहीं था, उसमें मैं आपको नाम बता सकता हूँ, उस कंपनी के पास मैंने 10 लड़कों को एडजस्ट कराया, और ये बताएं एक भी बंदे को एडजस्ट नहीं करा सके। क्यों नहीं करा सके? कि क्रशर की बजरी इनकी सप्लाई थी, रेता इनका सप्लाई था। अगर ये किसी को एडजस्ट करते तो रेते की सप्लाई कम हो जाती। तो इसलिए मुझे एतराज़ है कि बिजनेस मैन आदमी, जो बिजनेस वाला आदमी है, जब वो पॉलिटिक्स में आता है तो गरीब आदमी का हक खाता है, वो लोगों का हक खाता है। मैं एमएलए नहीं था, लेकिन मैंने एक दिन बंद करवाया काम, तो मेरे 10 लोगों को रखा, मेरे नहीं थे, वो जिप के उसी एरिया के लोग थे। आप भी बताइए कोई लड़का रखा? क्यों? आप उनसे ये नहीं कह नहीं सकते थे। और ये एक नहीं, सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं कि जब लोगों के अधिकार की बात है तो आप उस अधिकार को आप छीन लेते हो। इसलिए आपके पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हो गई, हमारे पास तो नहीं है। लगाइए मेरे क्वार्टर के बगैर, आओ भी छानबीन कीजिए ना कितनी प्रॉपर्टीज। मैंने भी 12 साल एमएलए रहा, और कोई लल्लू फज्जू एमएलए नहीं था। ये कहते क्वार्टर पे, हमने तो असेंबली के ऊपर कब्जा करके रखा था 12 साल। अब देखिए हमारी असेंबली का, मेरी इनकी पिक्चर आती है असेंबली के अंदर कैसे झुके हैं मंत्रियों के आगे। मुझे कहते हैं ये अंदर जाता था, वो गलती से मेरी भी कोई पिक्चर होनी चाहिए ना, मेरी भी कोई मीडिया में फोटो होनी चाहिए। जब मैं कहीं जाता था, 12 साल रहा हूँ, एक दिन तो रहा नहीं हूँ, मेरी भी कोई ऐसी फोटो होनी चाहिए कि मैं किसी मंत्री के आगे गिड़गिड़ा के खड़ा हूँ, मैं किसी मुख्यमंत्री के आगे गिड़गिड़ा। इनकी क्यों आती है? आपने देखा कि 3-4 सालों में। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, मुझे पर्सनल उनसे कोई इतराज़ नहीं है, उनसे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन डेफिनेटली है कि जब प्रोफेशनल लेवल पे बात करेंगे तो वो एतराज़ है। और डेफिनेटली हम कहेंगे कि लाला जी का वक्त था ना, बेशक हमारा पॉलिटिकल या हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन उनका एक दम था। आज अगर वो होते तो ये प्रशासन की ज़रूरत होती कि यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर खोले, होती ज़रूरत? आज ये अपनी मन मर्जी कर पाते या जितने मामलों में की है? तो आप उनका सहारा लेके आज भी उनके सहारे पे चलते हो। कोई एक तो उनके नक्शे कदम पे कोई एक आधा काम तो करो भाई। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, पर्सनली कुछ नहीं है, लेकिन उनको ये सिर्फ उनकी औकात दिखानी थी, हमने दिखा दी है। तो क्वार्टर हम आज भी छोड़ेंगे, कल भी छोड़ेंगे, सरकार का है, ये देंगे हम। तो ये थे बलवंत सिंह मनकोटिया जी, पेंशन पार्टी के राज्य प्रधान व पूर्व विधायक, जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर हमारे साथ चर्चा की। लेकिन जब बात सरकारी आवास की आई तो इन्होंने उसका जवाब भी दिया। जो लोग एक फ़ोटो जो है सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, और इनका ये भी कहना है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते, क्योंकि कुछ बहुत सारी एग्जांपल्स इन्होंने यहाँ पे पेश की हैं, जिसके बारे में ये भी बता रहे हैं कि अगर इनके पास सरकारी आवास है तो जिन लोगों के मकान बने हुए हैं उनके भी नक्शे कहीं गलत तरीके से पास हुए हैं, तो उसका भी खुलासा किया जा सकता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि अब किस तरह ऊँट किस करवट बैठता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो भी मुद्दों की इन्होंने जानकारी दी, उम्मीद करता हूँ जनता को उन मुद्दों के बारे में और अधिक ज़्यादा जानकारी मिली होगी। तो बलवंत जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।